अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज Well, आप आए। thank you so much, Anand. सर आज कई चीज़ों पे बात करेंगे। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और कहा ये जा रहा है कि भारत की अगर हम बात करें कि पीएम मोदी जो है वो काफ़ी बड़ी मार्जिन से इस बार जीतेंगे, जबकि काफ़ी चीज़ें जो फेस करते रहे। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हैं, इमरान खान जो है उनको एक बार फिर 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ-साथ सऊदी अरब और इंडिया मिलके जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ आप किस तरह देख रहे हैं इनको? आरज़ू सबसे पहले तो मैं इलेक्शन का मैं समझता हूँ हुँ, 2024 जो है वो सारी दुनिया के अंदर इलेक्शन का साल नज़र आ रहा है, जिसमें आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी, उसके बाद इजिप्ट में भी, ताइवान हुँ, में भी, पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में और तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शन होंगे इस दफ़ा। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस वक़्त भारत के मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। उसके बाद वो इलेक्शन मोड से, इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए नहीं है। वो हमेशा लगता है जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन ही कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, चाहे वहां पे G20 हो, चाहे वहां पे रिपब्लिक डे हो, चाहे बजट हो। लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे तो होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी अब मैं मिसाल देना चाहूंगा। अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवाह सी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे। लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें उसकी कई वजूहत है। एक वजह तो ये है कि वॉशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं तो। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बल्कि सेनेटर बेन कार्डन है, मैं उन्हीं के हल्के में इस वक्त बैठा हूं और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं। मीडिया में कहा गया कि बहुत स्ट्रांग 3 सेनेटर हैं जिन्होंने इसमें रुकावट डाली थी पन्नू साहब की वजह से। ना पन्नू साहब का इतना बड़ा कद काठ था, ना स्टैचर था कि जिसकी वजह से दो मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़े, और ना ही बेन कार्डन साहब का इतना बड़ा स्टैचर है कि वो एक इस पे इतना ज्यादा अपना असर इन्फ्लुएंस रख सके। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पहले ही, और उनकी जो सीट अभी खाली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन जारी है। मैरीलैंड स्टेट है, मैं वहीं से बोल रहा हूं। तो जब एक सेनेटर अपनी रिटायरमेंट की ऐलान कर देता है तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो उसमें देखा गया है कि फौरन ही स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी कर दी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग उस पर शादियाने बजाने शुरू कर दिए थे कि देखें अमेरिका भारत के रिलेशनशिप खत्म होने के करीब है। डिफरेंसेस आ चुके हैं, आ रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड का इतना बड़ा वॉल्यूम है कि बोथ कंट्रीज कैन अफोर्ड कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जिसको मैंने कहा है कि एक लफ्ज हमेशा डॉक्टर जयशंकर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक अटोनॉमी। वो वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आता कि कोई भी मुल्क जो है जो उनके साथ चले और फिर वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले, इनको पसंद नहीं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। उस वजह से थोड़ी रिफ्ट मौजूद है, जिसकी वजह आपने देखी होगा। डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए, फिर उसके बाद वो ईरान भी गए।
लेकिन वो अपनी उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है। भारत का जो बजट आया है, इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद बजट के बाद अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा किया। और तो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे फार्मर्स को लोन देने की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए लोन देने की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, तो सारी चीजें देखी जाएं तो उसमें बिल्कुल ये ठीक होगी बात कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की, और इट इज वर्किंग भारत के अंदर इस वक्त। अगर उसके बाद इन सारी चीजों के बाद अगर देखा जाए तो मोदी साहब को इलेक्शन में हराना, उनको शिकस्त देना, इट इज इम्पॉसिबल। अब उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जो 2018 में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वही सेम एक्सरसाइज 2020 के अंदर हो रही है। उसके कल जो बिलखुसूस वो इद्दत ना पूरे होने के हवाले से जो कल हियरिंग थी, उसमें इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। उसमें अभी लतीफ साहब जो कि इनके नौकर थे, उनके ऊपर सुना है को डील की गई है कि उनको उनके ऊपर जो है वो जिरा ना की जाए। लेकिन उसमें मानिका साहब ने पहले ही उनकी धज्जियां काफी उड़ा दी थी। बिलखसूस मेरा दिल तो नहीं करता उस चीज को रिपीट करूं, लेकिन उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब आते थे, मेरी बीवी इनकी मालिश जब करती थी तो मेरी तस्वीरें होती थी वहां पड़ी हुई, इन्होंने वो उठवा दी थी, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा नाजेबा चीज है। उन्होंने कई दफा कहा कि इनके नाजायज रिलेशनशिप थे। अब मानिका साहब का और इन सारे लोगों का करैक्टर क्या है? मानिका साहब माजी के अंदर जो कि पिंकी पीरनी के हस्बैंड है, जो सबका हस्बैंड है, वो ये वही शख्स है जो पहले कहता था कि मेरी बीवी तो दूध की धुली हुई है, बहुत पाक किरदार औरत है। फिर फायदे उठाता रहा है उनके साथ, बशीर मेमन से जाके मिलता रहा है, यही बंदा जो मानिका साहब है। आज वो कहता है कि मेरी गैरत जाग चुकी है। अब वहां पे इमरान खान साहब की बहनें भी बैठी हुई थी, और वो जो इनके वकील थे को बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन कोई अखलाकियात के तो जनाजे हैं वैसे भी। और अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का अगर करैक्टर ऐसा है तो दूसरे भी ऐसे ही हैं। आप देख लेंगे कि आपके माजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी शादियों की एक लंबी लाइन मौजूद है। शादीशुदा उनके ऑफिस में जो औरतें काम करती थी, डिवोर्सिंग करा के उनसे वो शादी कर लिया करते थे। तो वहां पे देखा जाए तो इस्लामिक रिपब्लिक नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम को वैसे बदनाम किया जाता है हमेशा पाकिस्तान के अंदर, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम के असली स्पिरिट को समझने की कोशिश नहीं की जाती। इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, उसका कोई अंदाजा नहीं है कुछ भी कि ये इस्लाम किस चीज के साथ खाना है, किस तरह इसको अडॉप्ट करना है, कोई पता नहीं। अब उसके आगे चले, इलेक्शन में क्या होना है आगे, वही होगा जो 2018 में हुआ था, 2020 में हुआ है। बार बार नारे लग रहे हैं, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। मुझे तो लगता है अयूब खान भी जिंदा है, सिकंदर मिर्जा भी जिंदा है, गुलाम अहमद भी जिंदा है, जस्टिस मुनीर भी जिंदा है। आप देख लें, जरा उनको फिट करके देख लें आप, तो आपको नजर आएगा कि ये सारे किरदार अभी जिंदा हैं, ये कोई भी इनमें से मरा नहीं है। जो 1951 से जो एक्सरसाइजें हो रही हैं 1947 से, बिल्कुल वही है सारा कुछ। मौलवी तमीजुद्दीन भी जिंदा है, सारे जिंदा है, जिस तरह बिल्कुल वही। कोई तरक्की वाली बात नजर नहीं आ रही, किसी के मुंह से कोई अल्फाज या रोड मैप नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के मसाइल, अब देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकानमी का है, उसके बारे में कोई रोड मैप किसी के पास मौजूद नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का और दहशतगर्दी का है, करप्शन का है। किसी के पास कोई प्लान नहीं है कि इन सारे मसाइल के साथ किस तरह डील करना है। हाँ, अब मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम तैयार हो चुका है कि अगर नून लीग को 100 सीटें मिली तो प्राइम मिनिस्टर होंगे नवाज शरीफ। अगर 100 से सीटें कम हुई, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई होगी, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब। और पंजाब की चीफ मिनिस्टर कौन होगी? वो मैडम मरीम नवाज होगी। ये तय हो चुका है, फैसले कर लिए गए हैं। अब ये कितना अरसा चलते हैं, ये कुछ लोग कहते हैं 8 महीने चलेंगे, कुछ कहते हैं साल चलेगी ये गवर्नमेंट।
लेकिन क्यों इस तरह, ये क्यों इस फोरकास्ट की जा रही है? क्योंकि किसी के पास रोड मैप नहीं है ओरिजिनल इश्यूज का, ग्रास रूट जो इश्यूज है उसका कोई हल मौजूद नहीं है। चलाएगा इस मुल्क को कौन? आईएमएफ चलाएगा। आईएमएफ आपको सर्टिफिकेशन दिया करेगा, आपके कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं। सोचा आपने, अगले दिन आपने 2 कर्जे अपने रोल ओवर कराए, एक चाइना का और एक यूएई का। आपने कर्जे दिए नहीं है। आपकी आवाज आरजू, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर यूएई वालों ने तो मुश्किल से जो है वो इनकी बात मानी है, इसलिए वो तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी तो आके यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप 10 में है जो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दुबई में और सब जगह। टॉप 10 में नहीं, टॉप 2 है, दूसरा नंबर है आपका। रशियन नंबर 1 पे है, दूसरे पे आप है, तीसरे पे अफगानी है। वो तो पहले ही पता है आप। देखें, मुझे मैं कई दफा ये क्वेश्चन किया है आरजू कि यहाँ पे डॉलरों की बारिश हुई जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, जब आपने जिहाद को और दहशतगर्दी को परमानेंट अडॉप्ट कर लिया था, तो उस वक्त आपके ऊपर डॉलरों की बारिश हुई। तो वो डॉलर कहां गए? वो सारे लंदन, दुबई और टोरंटो गए हैं। तो दुबई तो एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे कुछ आपके वजीरों के तो टावर्स हैं भाई। मैंने खुद अपनी आंखों से, लोगों ने मुझे दिखाए हैं कि ये 2 टावर जो खड़े हैं 100-100 मंजिल के, ये आपके फलां मिनिस्टर के। सर मैंने भी देखे हैं दुबई में। देखिए, तो आरजू आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की, बाहर बहुत की। यही एक दुख है। उसकी वजह यह है, मैं कई दफा सोचता हूं, मुझे गिला नहीं है इन पे, क्योंकि मैं भी वहीं से हूं। मैं खुद अपने डीएनए पे कई दफा शर्मिंदा होता हूं, सोचता रहता हूं ये क्या है, हम लोग क्या हैं, हम क्या वजह है। टेक्सला यूनिवर्सिटी, चनकिया पास बराबर थे। जो आर्यन आए थे, वेद की किताबें साथ लेकर आए थे 150 एडी में। जिस शहर में पैदा हुआ 100 मील का फासला वहां से। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है? आज हम हर जगह क्यों ये जलीलो ख्वार हो रहे हैं? क्या वजह है? कोई समझ से बाहर है, कोई इसका सोल्यूशन नजर नहीं आता। सर हमने तो मालदीव्स को ऑफर करी है कि हम और उन्हें फंड दे सकते हैं। गलत खबर है, गलत बयान दे दिया होगा किसी ने, क्या देना, क्या यहां से क्या देंगे किसी को? आप देने की सलाहियत रखते हैं? आप देने की सलाहियत रखते हैं? आप आरजू, आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे आला सोफिस्टिकेटेड लोगों से मेरी बातें होती हैं, कितनी मायूस की है इस वक्त। मायूस कितने, कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन मायूस है लोग, भाग रहे हैं लोग, जान बचा के भाग रहे हैं। और पता है, सबको पता है कि कितनी मायूसी है इस वक्त। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान में रह के राजी नहीं है, भाग रहे हैं लोग। जिसके पास, मैंने आपको बताया था, जिनके पास डिग्रियां हैं वो वैसे माइग्रेशन करा के भाग रहे हैं, जिनके पास नहीं वो पैदल भाग रहे हैं। यहां से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से आधे किश्तियों में मर जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह। काकड़ साहब को जहाज की चाबियां दी हैं, सरकारी पेट्रोल है, बस देर मार 4.5। वो ऐसे भाग रहे हैं जिस तरह चिंगची है। इस तरह तो रिक्शा को नहीं लेके जाता लाहौर के अंदर यार, जिस तरह उन्होंने सरकारी जहाज के ऊपर जो है इब्ने बतूता बन गए और उन्होंने पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाए, और पोर्टफोलियो ही कोई नहीं, इख्तियार ही कोई नहीं है। सर यहाँ तो नहीं, देखें, जिस मुल्क के वो बादशाह हैं वो बैंकरप्ट है। वहां के अभी 2 महीने के अंदर पीआईए के 8 एयर होस्टेसें भाग गई टोरंटो उतर के, वो बैन करने लगे हैं आपको। सर पीआईए भी बेचने जा रहे हैं। हाँ जी, सर कह रहे कोई खरीद ले, पीआईए, पीआईए को भी कोशिश कर रहे हैं कोई खरीद ले। तो ये आपका कोई ले लेगा, अभी यहीं कोई मिनिस्टर ही ले लेगा। किसने लेना है भाई उसको? यहीं अंदर ही फ्रॉड हो जाएगा, किसी का फ्रंटमैन ले लेगा, क्या फर्क पड़ता है? ये तो फिर आरजू, जब आपने फैसला कर लिया है कि इसको हमने तबाह करना है, इसको आपने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं ना आरजू। मुझे तरस आता है आपके एंड को धोखा दिया गया है, बहुत बड़ा धोखा आपसे किया गया। आओ हम अब आपको इस्लाम देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। देख सर आज किसी ने ट्विटर पे लिखा था, मजाक में ही था शायद, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि किसी अफगानी ने पूछा पाकिस्तानी से, हमें निकाल दिया तुम लोगों ने, अब ठीक हो गया पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहते एक बार पटवारी निकाल के चेक करो। तो ये तो एक एक करके सबको निकाल दें यहाँ से, तभी सही होंगे। नहीं, निकलने से और निकल सकते नहीं। वो एक जो थोड़े से गए होंगे, दूर जाते हैं, वो आपसे पूछ के थोड़ी आए थे। आपकी दुकान थी भाई, वो यूनाइटेड नेशन से पैसे भी तो लेने थे ना आपने, डॉलर भी तो लेने थे। आपकी हर चीज के पीछे तो डॉलर होता है। आपने अफगानियों की आपने क्या करनी थी? अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी आपने, वो सारी पैसों की खातर लड़ी। इनको अंदर लाया यहाँ पे डॉलरों की खातर, इनके यूनाइटेड नेशंस के फंड खाते रहे आप।
जो तो काम सर करते हैं उसके पीछे सर फ्रॉड है। यूएई के साथ कह रहे हैं एग्रीमेंट किया है तीन और बिलियन डॉलर का। कोई एग्रीमेंट देखें आरजू, मेरे ख्याल में सबसे पहले जहां ट्रेड की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर पे सेटिस्फाई। मैंने आपको कहा था मैं पाकिस्तान जाता हूं, जब पाकिस्तान का नाम लेता हूं सबसे पहले डर पुलिस का होता है, दूसरा जजों का होता है कि बिल्कुल। पता नहीं यार इनके काबू ना आ जाऊं मैं। एयरपोर्ट से हमारी बोलियां लगती हैं, जब नीचे उतरते हैं एयरपोर्ट पे बोलियां लगती हैं कि यार आ गई ये फ्लाइट आ गई, देखो इसमें से कौन कौन से मुर्गे हैं, पकड़ो उनको। वहां से कपड़े फाड़ते हैं हमारे, शुरू करते हैं। वापसी तक एक डिप्रेशन। मैं तो नींद की गोलियां लेके सोता हूं, जब यहां से लेनी शुरू कर देता हूं डिप्रेशन की गोलियां, जब पाकिस्तान का टिकट लेता हूं। पता है उनको सर मेरे भाई नहीं आते सर, यूरोप से बरसों हो गए, वो नहीं आते, अपने बच्चों को नहीं लाते, वो कहते हैं कि उनको डर लगता है अपने बच्चों को यहाँ लाते हुए। कहां लेके जाए, लूट लेते हैं रास्ते में। मैं तो 35-36 साल हो गए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गाड़ी टैक्सी में लेके लोग जाते थे, गुजरगांव पहुंचने से पहले लूट लिया जाता था। एक खातून अमेरिका से गई थी, एयरपोर्ट इस्लामाबाद से उतर के F6 पहुंची थी, रास्ते में लूट लिया था, रास्ते में लूट लिया था। तो देखें आरजू, फिर ये आपने फिर पाकिस्तान जो बनाया है, तो फिर ऐसे ही होना था। और हर एक बंदे को पता, मैं कोई भी ऐसी नई बात नहीं बता रहा हूं जो पाकिस्तानियों को ना पता हो, सब पता है कि इनका इंजाम क्या हो रहा है, ये किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सब पता है, सब पता है। तो सर लोग अब दुनिया में जो देख रहे हैं इमरान खान के ऊपर एक के बाद एक केस बना के जिस तरह से बंद किया गया है, क्या इससे नाम खराब नहीं हो रहा? पता यही तोशाखाना जो है वो तो नवाज शरीफ के टाइम पे भी था, जरदारी लेकिन साहब ने भी सामान लिया है, इवन हमारे जनरल बाजवा की भी पिक्चर है, वो भी हार वार ले रहे हैं, तो सिर्फ इमरान खान ही क्यों? लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, इससे पहले नवाज शरीफ क्यों, उससे पहले भुट्टो क्यों? सारे के सारे ऐसे ही। इन्होंने कम किया था। इमरान खान के दौर के अंदर मरियम नवाज के दरवाजे नहीं टूटे थे। इनके दौर के अंदर सनाउल्लाह के ऊपर राना सनाउल्लाह 30 किलो डाली थी हीरोइन। वो कहता था जान खुदा को देनी है, असेंबली में चीखा था वो आपका दाखिला का वजीर जो है, आज वो कहां है जो जान खुदा को देनी है? किसके साथ क्या, ख्वाजा आसफ के साथ क्या क्या नहीं करते रहे। उसके बाद आप देखें वो जो नारोवाल के आसन इकबाल साहब, उनके साथ क्या नहीं किया। सबसे बड़ी हिस्ट्री तो आपकी अब्बासी है, जो जिसके ऊपर केस था ये पिंडी का, हनीफ अब्बासी के साथ। इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या नहीं किया। मुझे किसी ने बताया कि खान साहब इन कैमरों की चेक करते थे, किसी के पास 2 पिलोज तो नहीं है। किसी वक्त मुझे किसी ने बताया शायद हनीफ अब्बासी या राना सनाउल्लाह के पास 2 सरहाने थे, 2 पिलोज थे जेल में। इन्होंने हुक्म किया था इससे एक सरहाना ले लो जाके। फिर मोहसन बेग को जो मार मार के तस्वीरें किसको भेजते रहे हैं, इन्हीं के पास जाती थी। मैं इस चीज पे आरजू फर्म बिलीव करता हूं कि दुनिया के अंदर ही आपके जो फैसले होते हैं, आपके बिल्कुल। कर्म जो होते हैं, दुनिया में ही अच्छाई बुराई का फैसला हो जाता है यहीं पे। आज मैं बल्कि खासकर बताना चाहूंगा आपको, यहां हमारे इस खित्ते के ऊपर 2 लोगों ने बड़े जुल्म किए। एक गजनवी साहब थे, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। एक अब्दाली भाईजान थे, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। अब्दाली भाईजान ने तो खैर जुल्म के जो है, उन्होंने पहाड़ इसके ऊपर लूटते रहे, दिल्ली को लूट लूट के वो ले जाते रहे। मैंने उनकी मौत के हालात पढ़ने की कोशिश की कहीं से, तो उनके नाक के ऊपर एक जख्म हुआ अब्दाली भाईजान के। उस जख्म के अंदर इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन सारे चेहरे पर फैल गया था। तड़प तड़प के, मैं ये तो लफ्ज नहीं अब क्या इस्तेमाल करूंगा, कुत्ते की मौत मरे थे वो, लेकिन उनके जुल्म कभी देखें कि इस खित्ते के ऊपर क्या क्या करते रहे। और कहा जाता है ये हमारे हीरो हैं, और बच्चियां उठा के ले जाता रहा यहां से जाके। हर एक बंदा, ये शराबी थे, जानी थे, ये सारे के सारे करेक्टरलेस लोग थे। और मैं एक और बात कहूंगा, ये कहनी तो नहीं चाहिए, हर अफगानिस्तान से आता रहा, आज अफगानिस्तान की हालत देख ले। एक सिंगल पुल नहीं है वहां के ऊपर, एक सड़क सीधी नहीं है। 60-60 साल के बंदे 10-10 साल की बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, बल्कि बच्चों लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था मुल्ला उमर के दौर के अंदर कि उन्होंने लड़कों के साथ निकाह करने शुरू कर दिए थे। देखिए उस मुल्क के जो वहां से आते रहे, जुल्म करते रहे दुनिया के ऊपर, तो आज क्या हालात है। ब्रिटिशों की देख लें हालत, ब्रिटिशों की हालत देख लें, क्या जुल्म उन्होंने नहीं किया। आज ऋषि सोनक है, बैठा है वहां। और यहां आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा, मैं अगले दिन मुझे पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक है भारतीय, उसे संजीव मेहता उनका नाम है, अगर उन्होंने खरीद लिया, अगर उन्होंने बदला ले लिया अपना। लेकिन यह कि जुल्म जो होता है वो नस्लें फिर उसका देखती हैं क्या हुआ। लेकिन इन्होंने बहुत जुल्म किया। इन्होंने
अफगानी और ये मानते आज तक नहीं है। अगर ये मान गए होते तो शायद कुछ नहीं, सुधर भी गए होते। देखिए ना, मानेंगे तो फिर इसमें आगे बेहतरी आ जाएगी ना। देखिए, हमेशा मैं ये बिलीव करता हूँ आरजू, जब आप अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं उसके बाद बेहतरी आना शुरू हो जाती है, आप अच्छाई की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो कहते हैं नहीं, इस्लाम। आज ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने हर रिलीजन के बारे में पढ़ रखा है, किसी रिलीजन में फोर्स बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। ये दिलों के सौदे हैं। मजहब, ईमान, अकीदा, ये दिलों के सौदे हैं। बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। और जो बाय फोर्स कन्वर्जन होती है वो कन्वर्जन नहीं हो सकती। और ये बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे यहाँ पे ज्यादती। कोई भी मजहब बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं पॉसिबल उसको प्रमोट करता हो, लेकिन इन्होंने बहुत जुल्म किया इस एरिया, इस खित्ते के अंदर बहुत जुल्म किया। इन्होंने दास्तानें इन्होंने बनाई हैं। अब्दाली खासकर मैं उनके बारे में पढ़ता रहा, उनके करैक्टर, इनके बारे में, नादर शाह के बारे में, गजनबी के बारे में मैं पढ़ता रहा हूं। लेकिन देवर नॉट, अपने भाइयों को आंखें, अपने बच्चों, अपने भाइयों की आंखें, अपने बाप को कैद में रखना और शराब मुसलसल पीना। 100 लड़कियां इनके हरम में होती थी। ये किरदार है ये। और फिर हमारे जैसे लोगों को कह दिया जाता है ये कुरान लिखकर अपना गुजारा करते थे, ये कुरान हाथ से लिख के बेचते थे, ये टोपियां बनाते थे, टोपियां सीते थे। वाह वाह वाह। लेकिन शराब रोज पीते थे और 100 लड़कियों के साथ जना करते थे, लेकिन टोपियां बना के जीते। हीरो भाई, वाह भाई, वाह वाह। पता नहीं क्या फैशन है। हम सारे ही रिश्तेदार, हम सारे अरब से आए हैं। हमारे नाम देखे सारे अरबों वाले हैं। हम सारे सैयद हैं। देखे, इतने सैयद सऊदी अरेबिया में नहीं है जितने पाकिस्तान में। सही बात है सर, मैं भी हूँ। देखिए, फिर आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि ये आप देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारा देखिए, मेरा अपना नाम साजिद है और अरबिक नाम है। हम सारे रिश्तेदार हैं अरबी। मेरा पर्शियन है सर, आरजू पर्शियन। वो तो अच्छा किया, लेकिन हमारे नाम अरबियों के, अरबी हमारे साथ अरबी नाम, अरबियों ने हमारे लिए नाम रखे हैं, रफीक, मस्कीन, गरीब। मैंने एक दफा एक दुबई टैक्सी ड्राइवर से मिला, मैं पूछा 30 साल से था, मैंने कहा तुम्हारी यहाँ खुश हो? कहते हैं खुशी का अंदाजा यहां से लगा लो, मेरे साथ जो अरबी बैठते हैं मुझे इस तरह पकड़ के तो इस तरह देते हैं पैसे दूर से कि मेरा हाथ उनको टच ना करे, इतनी नफरत है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके रिश्तेदार। कर लो रिश्तेदारी भी उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हम सब सुधरने वालों में से नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। हम कोई कुछ भी कहे, हमने पलट के फिर वही काम करना होता है। तो इस वजह से हमारी हालत है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।